नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करने वाले हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत हम उन बड़ी खबरों के साथ करेंगे। जी हां, अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनसे हम अब मिड डे प्राइम की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो रहने वाली है वो मॉनसून सत्र से जुड़ी रहने वाली है। जी हां, आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। विपक्ष ने पहले बैठक से वॉकआउट किया और फिर वापस वो बैठक में चला गया। जी हां, यानी विपक्ष की फुल ऑन ड्रामेबाजी देखने को मिली है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष किस बात से नाराज नजर आ रहा है। सत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही विपक्ष का ये पूरा नाटक जो है वो शुरू हो गया है। अब कल यानी कि सोमवार से सदन में सियासी संग्राम जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की रणनीति बनाने में सरकार जो है वो जुटी हुई है लगातार, लेकिन विपक्ष के वार का सामना करने के लिए बैठक में मैराथन मंथन देखने को मिला है। आज सबसे पहले इसी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, जबकि मिड डे प्राइम की जो दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है वो है अमित शाह से जुड़ी हुई। जी हां, पश्चिम बंगाल में अमित शाह फुल एक्शन मोड पे हैं। आज राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा होनी है। लिहाजा जब से हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है तभी से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो इस मुद्दे पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। और अगली जो बड़ी खबर होगी वो होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, महामहिम 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुकी है, यानी कि मिशन बहुत बड़ा है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाने के लिए कई मोर्चों पर अहम बैठकें होनी है। इस पर बात होगी, विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके दौरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट। और वहीं साथ ही आज की जो चौथी बड़ी खबर रहने वाली है वो अमेरिका ईरान समझौते से जुड़ी हुई है, जो कि रद्द हो चुका है। अब आर पार पर बात आ गई है। 8वें दिन लगातार दोनों के बीच संघर्ष जारी है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि अब बात जो है ठन चुकी है, क्योंकि आसमान में मिसाइलों का शोर, हूटरों की आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। और क्या ये आगे भी सुनाई देती रहेंगी, क्योंकि इस बार बात होर्मुज पर ठन गई है। तभी तो कोई भी देश पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो मिड डे प्राइम में हर खबर पर विस्तार से होगी बात, मगर सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। सर्वदलीय बैठक में एनसीपीआई के बुलाए जाने पर विपक्ष ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले किया वॉकआउट, फिर बैठक में हुआ शामिल। सत्र के दौरान विपक्ष के वार की काट के लिए सरकार ने बनाई रणनीति। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा दिन आज। कानून व्यवस्था की समीक्षा के अलावा कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। बंगाल में एक्शन मोड में दिखाई दिए अमित शाह। तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर होगी चर्चा। 3 दशक बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा। जम्मू में जल प्रलय से लोग परेशान। राजौरी, पुंछ में बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई चिंता। गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल और सीएम से की बात, हालात के लिए जानकारी। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे लॉर्ड्स में आज। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तो चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का विपक्ष ने शुरू में आज बहिष्कार किया। हालांकि थोड़ी देर में वो फिर से इस बैठक में शामिल होने के लिए वापस लौट आए। बताया ये जा रहा है कि विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसदों को बुलाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने सर्वदलीय बैठक का सांकेतिक विरोध किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियां और शिवसेना यूपीटी समेत पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप बाहर निकल आया। सांकेतिक विरोध के बाद विपक्षी सांसद वापस बैठक में शामिल हो गए। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के मॉनसून सत्र के लिए 9 मुद्दे उन्होंने गिनाए, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा, बेरोजगारी, पेपर लीक, एथेनॉल ब्लेंडिंग और किसानों के जुड़े कई अहम मुद्दे इसमें शामिल हैं।
इसके साथ साथ विपक्ष ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर साथ तो हैं, लेकिन परिसीमन का विरोध जारी रहेगा। तो आज की सर्वदलीय बैठक से ये बात तो साफ हो गई है कि कल से शुरू हो रहा जो मानसून सत्र है बेहद हंगामेदार रहने वाला है। तो सर्वदलीय बैठक में ये पूरा हंगामा देखने को मिला, सांकेतिक विरोध एक तरह से देखने को मिला। तो संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कई बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, उन्हें पारित किए जाने की भी कोशिश होगी। उम्मीद है कि ये विधेयक जो है पारित तो होते हुए नजर आएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। तो मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हुई है और शैलेंद्र मिश्रा इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोमवार से जो संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि मानसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक का अब कल से जो है मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज ये बैठक सर्वदलीय बैठक हो रही है और विपक्ष ने पहले सांकेतिक तौर पर इस बैठक से वॉकआउट किया और फिर बाद में वापस आकर इस बैठक में शामिल हो गए। आपको बता दें कि एनसीपीआई को बैठक में बुलाने पर नाराज नजर आ रहा था विपक्ष और इसलिए सांकेतिक वॉकआउट करते हुए नजर आए। कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित इंडी गठबंधन का ये पूरा वॉकआउट देखने को मिला। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों को इसमें बैठक में बुलाने पर ये पूरी नाराजगी दर्ज करते हुए नजर आए। वॉकआउट के बाद वापस विपक्षी दल के सांसद वापस लौट आए और सर्वदलीय बैठक में शामिल हो गए। तो शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो सांकेतिक तौर पर विरोध नजर आया आज की सर्वदलीय बैठक में। बाकी टीएमसी सांसदों को बुलाने पर भड़कता हुआ नजर आया विपक्ष। पहले सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, फिर शामिल हो गया। तो इस सांकेतिक विरोध के क्या कुछ मायने? देखिए, जो विपक्षी दल है कांग्रेस, टीएमसी और तमाम दल, उनका विरोध इस बात पर था कि क्यों जो टीएमसी से अलग हुआ गुट है उनको आमंत्रित किया गया, क्यों उन्हें बुलाया गया इस बैठक में, जब लोकसभा अध्यक्ष के पास ये फैसला लंबित है कि उन्होंने जो एक टीएमसी की तरफ से कहा गया कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए और अलग गुट के तौर पर उन्हें बुलाने को लेकर आपत्ति जताई है तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं जो इस बैठक में शामिल हुए। और ये सांकेतिक विरोध था। इसके बाद हमने देखा कि वो बैठक में दोबारा शामिल हुए और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उन पर विस्तार से विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी है कि किन मुद्दों को सदन में चर्चा चाहते हैं, सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। लेकिन एनसीपीआई का जो में शामिल हुए जो सांसद है टीएमसी के, उनको उस बैठक में बुलाए जाने को लेकर विरोध किया। इसीलिए शुरू में सांकेतिक वॉकआउट किया विपक्षी दलों ने। बिल्कुल, लेकिन ये क्या कुछ सांकेतिक वॉकआउट के कुछ मायने होते हैं? क्योंकि जब आप वापस जाके उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, मानसून सत्र हम देख रहे हैं कि एक ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में कई विपक्षी पार्टियों में हम देख रहे हैं कि टूट के बाद नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं। तो लिहाजा कह सकते हैं कि सत्र से पहले ये जो सर्वदलीय बैठक है इसके कई अहम मायने हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अपनी अपनी रणनीति पर एक तरह से विचार सभी दलों ने किया और उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक में उस बात को रख रहे हैं। करीब 8-9 मुद्दे हैं इस पे कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उठाना चाहती है। उन्होंने इस बात को आज सर्वदलीय बैठक में रखा है और एक कोशिश है कि जो इंडी गठबंधन है उनके बीच एक एकजुटता दिखाई जाए। हम जानते हैं कि डीएमके जो पहले ही सीट अलग रखने की मांग कर चुका है, लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट
अलग करने की मांग कर चुका है, यानी वो अब कांग्रेस के साथ सीधे खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो इंडी गठबंधन दबाव में है, उसकी जो ताकत है वो घटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में विपक्ष की ये कोशिश है कि सदन के अंदर एकजुटता दिखाई जाए, जिससे कि एक संदेश न जाए कि इंडी गठबंधन बिखर रहा है, क्योंकि टीएमसी में टूट पड़ ही चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं उनमें 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उस विलय को मंजूरी भी लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी है। तो ये एक तरह से कोशिश है एकजुटता दिखाने की, और इसीलिए ये आक्रामक रुख हमने देखा कि सांकेतिक वॉकआउट के तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और तमाम दलों ने उठाया है कि शैलेंद्र, वो जिस तरह से मुद्दों हमने को लेकर देखा सदन कि में किरेन रिजिजू ने, सरकार ने जिस तरह से कहा है कि सत्र में सभी सहयोग करें और सारे जो विपक्षी दल हैं वो सुचारू रूप से चलाने में इसमें सहयोग करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह के मुद्दों की बात विपक्ष कर रहा है, ये कह सकते हैं कि हंगामेदार हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। जी देखिए, इसके संकेत तो स्पष्ट तौर पर पिछले कुछ दिनों से ही मिल रहे हैं। जैसे जो टूट देखने को मिली प्रमुख दलों में, टीएमसी में और शिवसेना उद्धव गुट में, उसके बाद से आप देखें तो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। पर सीमन से जुड़ा जो बिल है जिस पर चर्चा है कि सरकार उसको दोबारा लाने पर विचार कर रही है, उस पर भी सभी प्रमुख दल अपनी राय रख रहे हैं। तो हंगामेदार ये सत्र होगा, ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर मिले हैं, क्योंकि आप देखें बहुत समीकरण बदल चुका है। पिछले सत्र से अगर इस सत्र में देखें एनडीए की ताकत बढ़ चुकी है, तो विपक्ष जरूर चाहेगा कि वो अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, भले ही उसकी संख्या कम होती जा रही है सदन के अंदर। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो तमाम बिल लेकर आने वाली है, विधेयक लेकर आने वाली है, वो सब पारित होते हुए भी नजर आएंगे? देखिए, जिन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित होना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक राय बनती है कुछ समिति को भेजने को, या फिर समिति की जिस पर सिफारिश जिन बिलों पर आए, विधेयकों पर आ चुकी है, उनको आसानी से पारित करा सकता है, क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में और राज्यसभा में जो साधारण बहुमत होता है उससे ज्यादा संख्या हासिल है। मुद्दा यहाँ संविधान संशोधन से जुड़े विधेयकों पर है। परसीमन जो बिल है जो हम देखते हैं कि पारित नहीं हो पाया था 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से, और महिला आरक्षण सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू हो, और उसके लिए लोकसभा में और फिर राज्यों की विधानसभाओं में विधानसभा की सीटें बढ़े, परसीमन उसके लिए कराया जाए। उस पर एक मतभेद दिखाई दे रहा है सत्ता और विपक्ष के तमाम दलों के बीच। अगर वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा एक तरह से देखें एनडीए को हासिल होता है, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। तब इस पर विचार किया सकता है कि क्या वो बिल फिर से लाया जाए। उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि बड़ी चर्चा हो रही है, और उसमें अलग अलग दल अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज फिर साफ कहा है कि उनकी जो राय पहले थी वही अभी है, यानी वो परसीमन के विरोध में है, महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। डीएमके भी कमोबेश यही कह रहा है, हालांकि वो कह रहा है कि पहले सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव लाए तब हम देखेंगे, लेकिन दक्षिण जो राज्य है उनके हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम जानते हैं कि 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव सदन के अंदर उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, क्या उस पर कोई बात बनेगी? लेकिन फिलहाल जो प्रमुख दलों का रुख है सभी अपने रुख पर कायम है। लेकिन हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आप देखें एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने कहा था कि 50% तो विचार कर सकती हैं। तो इस तरह के इंडी गठबंधन के भी कुछ जो दल हैं उनमें पुनर्विचार के संकेत मिले हैं, और जो बड़ी टूट हुई है उससे कुछ सांसदों की संख्या जो बढ़ी है एनडीए की तरफ, उससे एक मनोबल भी बढ़ा है एनडीए सत्ता पक्ष का कि वो इस बिल को दोबारा लाने पर विचार कर सकते हैं। तो संसद के मॉनसून सत्र में कई एक अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है हम देख सकते हैं कि वो प्रमुखता से उठते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ विपक्ष की रणनीति आपको समझ में आ रही है? क्या कुछ विपक्ष ने अपने मुद्दे उजागर किए हैं? देखिए, पेपर लीक का मुद्दा है, या फिर जो चढ़ावा में हेरफेर की बात बहुत दिनों से चर्चा में है अयोध्या में, वो मुद्दा है। इसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा या अन्य जो मुद्दे हैं, कुल ऐसे 8-9 मुद्दे जो सामने रखे हैं विपक्षी दलों ने आज की बैठक में, उन पर वो चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि एकजुटता दिखे, विपक्षी दलों के बीच फूट ना दिखे, तो वो एक रणनीति हो सकती है। और शैलेंद्र, जरा सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए कि संसद का इस मॉनसून सत्र में वो कौन कौन से अहम विधेयक हैं जो कि पटल पर रखे जाने हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें हम जानते हैं कि अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो उसे सजा के प्रावधान वाला विधेयक है, वो सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इनकम टैक्स में संशोधन वाला जो बिल है, जो हाल ही में अध्यादेश लाया गया था, उसके बदले ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे 6 विधेयक पहले ही सरकार जारी कर चुकी है,
साथ ही साथ कुछ विधेयकों पर समिति की रिपोर्ट आनी है, उनके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो हम्म। 2-3 विधेयक जिस पर बड़ी चर्चा है, वो परिसीमन विधेयक है, और साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति को जेल होती है, तो उस पर जेपीसी विचार कर रही थी। हालांकि जेपीसी में सहमति नहीं बन पाई है, हो सकता है उसकी रिपोर्ट अभी टाल दी जाए, उस पर भी निगाहें रहेंगी। इस तरह के कई विधेयक हैं, कहा जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन विधेयक है जिस पर इस सत्र में विचार हो सकता है। सरकार उसे एजेंडे के तौर पर, विधायी कामकाज के तौर पर सामने ला सकती है। क्या शैलेंद्र ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो अहम विधेयक है उन पर सरकार और विपक्ष एकमत होते हुए नजर आए? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में ऐसा होता है, बहुत सारे विधेयकों पर उनके सुझाव होंगे, और जब वो पारित होते हैं तो फिर उनमें दिक्कत नहीं होती है। जो 6 विधेयक पहले से जारी हो गए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बन सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा कई विधेयकों पर होगा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का साथ मिलेगा, लेकिन परिसीमन बिल अगर दोबारा आता है, उस पर अभी देखना होगा कि आगे क्या संकेत मिलते हैं। फिलहाल तो इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं, जो सहयोगी दल है, वो अपने अपने रुख पर कायम है। कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, दक्षिण भारत के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो एक रास्ता है बातचीत का। अब सरकार देखिए क्या प्रस्ताव लेकर सामने आती है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से संसद का ये मॉनसून सत्र जो है वो प्रोडक्टिव रहने वाला होगा, और जनता को अपने हित के तमाम मुद्दों पर बात होती हुई भी नजर आएगी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, और जहां एक तरफ कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार किए हुए है, और इस सदन के हंगामेदार रहने के भी सत्र के आसार लगाए जा रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई है, और इस बैठक में काफी कुछ साफ होता हुआ नजर आया है। और मिड डे प्राइम में अब बात होगी दूसरी बड़ी खबर की। जी हां, दूसरी बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है, और गृह मंत्री आज राजधानी कोलकाता में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की है, और जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से उन्होंने आकलन भी किया है। इसके साथ साथ विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। तो कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा बैठक हुई है। अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो आज कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में भी उनका भाग लेने का जो है कार्यक्रम है। खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति देखा जाए तो उस लिहाज से गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमित शाह का ये जो पश्चिम बंगाल का दौरा है, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और हम जानते हैं कि लगातार गृह मंत्री अमित शाह का फोकस है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की आमद जो है वो रोकी जाए, और जो वहां पर ऑलरेडी घुसपैठी हैं तो उनको किस प्रकार से वहां से निकाला जाए, उस पर लगातार काम कर रहे हैं, और अपनी सुरक्षा किस प्रकार से और ज्यादा मजबूत की जाए। तो सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ, हम लगातार देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का लगातार जब से जो है बीजेपी सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, तब से लगातार फोकस है कि किस प्रकार से घुसपैठियों का वहां से सफाया किया जाए, कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की जाए कि आगे से और कोई घुसपैठी पैर पसारने की कोशिश ना करे। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर आज भी उन्होंने समीक्षा बैठक की है। किस प्रकार से वहां पर आप बदलाव की ये बयान देख रहे हैं? देखिए, ये जो बैठक चल रहा है, ये इस बैठक की बहुत सारे पहलू है, सिर्फ एक पहलू नहीं है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं, राज्य के जो आला अधिकारिक है पुलिस प्रशासन के वो मौजूद है, बीएसएफ मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है। यानी डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार को राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए भी ये जो डबल इंजन सरकार की एक छत के नीचे दोनों
जो सेंट्रल जो फोर्स है, जो सेंट्रल जो एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है और राज्य के जो स्टेट पुलिस एजेंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों को एक टेबल में लाया गया है ताकि कोऑर्डिनेशन बढ़े, बॉर्डर में कोऑर्डिनेशन बढ़े। वहां पे बारबंदी का काम हो चुका है, जो इनपुट पहले नहीं मिलता था स्टेट पुलिस से वो इनपुट मिले। और दूसरी बात जो है, जो आप अगर बॉर्डर की छोड़कर अगर आप यहाँ पर पहुंचे, जो आप बंगाल की और एक क्षेत्र में और जो क्षेत्र है वहाँ की जो बात करें तो वहाँ पर जैसे सीबीआई के हाथ में जो जो मामले हैं, जो जो केसेस है करप्शन के रिलेटेड या फिर कोई और मामले जो है उसका जल्दी निष्पत्ति हो, निपटाया हो, उस बातों के लिए पर चर्चा चल रहा है। चर्चा चल रहा है ट्रेनिंग मॉड्यूल की, क्योंकि पिछले सरकार की जो ममता बनर्जी की जब सरकार यहाँ पे था, तो ममता बनर्जी की सरकार जब यहाँ पे था तब यहाँ के जो आला अधिकारी थे, जो चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, उनको सेंट्रल की कोई ट्रेनिंग में भेजा नहीं जाता था। क्यों नहीं भेजा जाता था? क्योंकि ममता बनर्जी का मानना था कि अगर सेंट्रल की वो ट्रेनिंग पर गए तो वो उनके ऑफिसर्स उनके हाथ से निकल जाएंगे, हाथ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक ऑफिसर चाहता है, अपनी करियर में ग्रोथ चाहता है, उनको भी जानना है कि सारे देश में क्या चल रहा है। तो उसका भी एक बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर कहीं पर कोई घटना घटती है तो वहां पर पुलिस मौके वारदात पर पुलिस जल्दी पहुंचे, उसको लेकर क्या सिस्टम है, नहीं क्या टेक्निक है, उसको लेकर डिस्कशन बनाना। तो कहीं ना कहीं जाकर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं और जो स्टेट एजेंसीज है, उनकी सारी जो एजेंसीज के जो लोग हैं उनको एक छत के नीचे लाकर खुद गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक में हाजिर होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल की सुधार कानून व्यवस्था में भी चाहिए, और अगर कानून व्यवस्था में सुधार होगा तो विकास का जो रास्ता है, विकास का जो सड़क है, वो और भी ज्यादा प्रशस्त होगा। सैला बिल्कुल। और सौरभ, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का दौरे का आज अंतिम दिन है पश्चिम बंगाल में, तो आज के उनके क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, आज क्या और रहने वाला है? सैला देखिए, एक तो कानून व्यवस्था लेकर ये जो अहम बैठक चल रहा है, ये बैठक कुछ ही देर में खत्म होगा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी में जाएंगे। वहां पर एक म्यूजियम का उद्घाटन का एक कार्यक्रम है और फिर अंत में विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जो यहाँ पे न्यू टाउन में है, वहाँ से एक डेयरी प्लांट का, देश के बड़े उद्योग डेयरी प्लांट 700 करोड़ का एक उद्योग है, उसका शिलान्यास होगा, भूमि पूजन का शिलान्यास होगा। उसमें भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। और राज्य में एक तरफ से, जैसे कि मैं बोल रहा था, कि कानून व्यवस्था का सुधार बंगाल की विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, ममता बनर्जी के 15 साल की शासनकाल में उनको तोलाबाजी का सामना करना पड़ा, उनको रंगदारी का सामना करना पड़ा, उनको ट्रेड यूनियन के जो गुंडागर्दी है उसका सामना करना पड़ा। उन सारे जो स्थिति है उससे बदलाव लाकर एक तरफ से कानून व्यवस्था का सुधार, और अगर खुद गृह मंत्री अमित शाह जो समवाय मंत्री भी है केंद्रीय, अगर वो मौजूद रहते हैं यहाँ पर किसी कारखाना के शिलान्यास के लिए, तो ये मैसेज सारा देश में फैल जाता है कि अब अगर उद्योगपति को कहीं जाना है तो उनका डेस्टिनेशन बंगाल है, क्योंकि बंगाल में भी अब भाजपा का सरकार है। बिल्कुल। और सौरभ, हमने देखा है कि आप पहले से पश्चिम बंगाल में कवरेज करते रहे हैं, जमीन पर काम करते रहे हैं, आपने पिछली सरकार में भी देखा, इस सरकार में भी, तो क्या कुछ आम जनता से अगर बात होती हो, क्या कुछ बदलाव उन्हें महसूस होता है? देखिए, ये 2 महीनों में बहुत सारे ऐसे एक्ट पास हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जहां पर एक बदलाव की छवि दिख रहा है। आप अगर एकदम समाज की निचली स्तर की बात करें तो अन्नपूर्णा योजना है, महिला की सशक्तिकरण के लिए बसों में जो फ्री बस सर्विस परिसेवा चालू किए गए वो है, और दूसरी और एंटी सोशल एक्ट, ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, क्योंकि एंटी सोशल एक्ट के तहत अभी वो मैसेज जा रहा है कि गुंडाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रोटेस्ट के नाम पर भी गुंडाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और गुंडाई के नाम पर भी गुंडाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कल अभिषेक बनर्जी का जो आमतौला का पार्टी ऑफिस है उसके ऊपर कार्रवाई हुआ है, अगर आप भड़कालू बयान देंगे तो कार्रवाई होगा, वो कार्रवाई हो रहा है, और उससे अभिषेक बनर्जी भी बच नहीं पा रहे हैं।
हालांकि वो अब भी वही रवैया अपना रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी की सरकार आती है तो वो फिर बीजेपी के सारे पार्टी ऑफिस तोड़ फोड़ कर देंगे। तो तोड़ फोड़ की राजनीति से बंगाल को निकल आना ही बहुत बड़ा बदलाव है। ये 2 महीने में बंगाल की जनता का यही कहना है कि एक तरफ से आप अगर देखिए विकास की बात कीजिए तो आप अर्बनाइजेशन की बात कीजिए तो चिंगरी घाटा मेट्रो प्रोजेक्ट जो इतने सालों से 1.5 साल से ठहरा हुआ था, उसका काम उसका जो 1.5 साल से जिस जगह पे वो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज हट गया है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उन इंडस्ट्रियलिस्ट को ये मैसेज दिया गया है कि अगर आपका लागत 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको किसी भी परमिशन के लिए जिला परिषद या फिर म्यूनसिपालिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर जिला परिषद और म्यूनसिपालिटी में जाते हो तो वहाँ पर जाके आपको सुनना पड़ता है आपने तो ऊपर से सर्टिफिकेट किया है, इतना लागत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं देंगे। तो ये जो लेने देने का जो प्रोसेस है इसको एक तरफ से उसका सप्लाई चेन ही काट दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए घुसपैठियों के मामले में बीएसएफ को 1000 एकड़ से भी ज़्यादा जमीन की हस्तांतर हो चुकी है, बारबंदी की काम हो चुकी है, अब वहाँ पर स्मार्ट फेंसिंग की काम हो रहा है और डेथ और बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उसको लेकर भी एफआईआर होगा। अगर आप देखा जाए जैसे एसआईआर के वक्त देखा गया था कि आपके जन्म के 20 दिन के पहले ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो चुका था, उसका भी खात्मा होने को आया है। तो अभी देखिए ये बैठक जो है ये बैठक खत्म हो गया है। सैला उसी विजुअल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे सौजन्य में जो बैठक चल रहा था वो बैठक खत्म हो गया है और एक के बाद एक जो ऑफिसर्स थे वो सारे निकल रहे हैं और इसी बैठक के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से नेशनल म्यूजियम की तरफ जो है नेशनल लाइब्रेरी वहाँ जाएंगे, वहाँ पर एक संग्रहशाला की उद्घाटन है उस काम में जा रहे थे। तो जो बदलाव की बात मैं कर रहा था कि बंगाल की जनता का कहना है कि ये जो धर्म के नाम पर जो वोट बैंक के नाम पर जो राजनीति होता था उसका खात्मा हुआ है। तो विकास की गाड़ी चल रही है, कानून व्यवस्था का सुधार हो रहा है और धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक राज्य है देश का हिस्सा होते हुए भी कहीं ना कहीं तमाम योजनाओं से कटा रहता था, केंद्र की तमाम योजनाएं आम जन तक वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वो उन योजनाओं का लाभ भी जो है वहां की आम जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो बदलाव की एक बयार तो ये जरूर है। बहुत धन्यवाद सौरभ, ये तमाम अपडेट जो है हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मिड डे प्राइम देख रहे हैं आप और मिड डे प्राइम में अगली बड़ी खबर जो है वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विदेश दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी और ये यात्रा कई मायनों में बेहद अहम और ऐतिहासिक मानी जा रही है। मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी, जबकि 3 दशक से अधिक समय के बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति राजकीय दौरे पर रोमानिया पहुंचेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना है। दौरे के दौरान व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, डिजिटल तकनीक, नवाचार, अक्षय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, संस्कृति और संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।
राष्ट्रपति 20 जुलाई को मोल्डोवा पहुंचेंगी, जहां पर राष्ट्रपति माया सांडू के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इसके बाद 21 और 22 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ ही संसद अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी और इसके साथ ही वहां की जो संसद है उसको संबोधित भी करेंगी राष्ट्रपति। दौरे के अंतिम चरण में राष्ट्रपति 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया में रहेंगे और इस दौरान राष्ट्रपति निकोसो डान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधन और भारतीय समुदाय के साथ संवाद का कार्यक्रम भी उनका निर्धारित है। विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये यात्रा भारत और मध्य एवं पूर्वी यूरोप के देशों के बीच आर्थिक रणनीति और रणनीतिक और जन से जन के संबंधों को एक तरह से नई गति प्रदान करती हुई नजर आएगी। तो 3 देशों से सहयोग का ये एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, महामहिम 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुकी हैं। एक तरह से मिशन काफी बड़ा है, अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाने के लिए कई मोर्चों पर अहम बैठकें होनी है। जी बिल्कुल, जैसा हमने सही बताया, ये एक ऐतिहासिक दौरा होगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट का। मोल्डोवा, रोमानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे किस तरह भारत इन देशों के साथ अपने जो बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करेगा और यहाँ पे ऊर्जा और बाकी जो क्षेत्र है डेवलपमेंट इकोनॉमी के उनमें किस तरह से हमारे बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा। ये एक पहली बार है जब कोई भारतीय प्रेसिडेंट मोल्डोवा आ रहे हैं और इस प्रकार से यह एक बहुत ऐतिहासिक और एक सिग्निफिकेंट दौरा है। यहाँ आते ही 20 जुलाई को जब राष्ट्रपति यहाँ आएगी तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट माया सांडू के साथ 1-on-1 मीटिंग होगी। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी, जिसमें पूरा जो यहाँ पे इस मोल्डोवा जो ईस्टर्न यूरोप की एक देश है, इसके साथ जो हमारी रिलेशंस है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसको रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ भारत से भी एक बिजनेस डेलीगेशन आ रही है, तो इस प्रचार से ये जो डेलीगेशन लेवल टैक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो हमारी रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले, ट्रेड के हवाले से या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, उनको रिव्यू किया जाएगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो मोल्डोवा प्रेसिडेंट माया सांडू और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इजरा करेंगी, जिसमें वो दर्शाएंगे कि किस तरह से यहाँ अपने बाहिमी ताल्लुकात को हमने रिव्यू किया और जो नए सेक्टर्स हैं, नए क्षेत्र हैं, उनको एक्सप्लोर किस तरह किया जाए ताकि हमारा जो रिलेशंस है वो नई ऊंचाई को छू सके। तो प्रेसिडेंट मुर्मू का पूरा दिन का एक जैम पैक्ड एक टाइट शेड्यूल रहेगा, क्योंकि वो एक तो प्रेसिडेंट के साथ बाहिमी ताल्लुकात बाहिमी मीटिंग होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनके साथ होगा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट मुर्मू यहाँ पे जो फाउंडर है इस देश के उसके रेथ लेविंग सेरेमनी में भी वो पार्टिसिपेट करेगी। स्टीफन द ग्रेट एंड होली जो माना जाता है फाउंडर ऑफ मोल्डोवन स्टेट, उसकी समाधि पे जाके वहाँ माला रेथ लेविंग के कार्यक्रम में वो शिरकत करेगी। तो साथ साथ में जहाँ के पार्लियामेंट में मैं वो महात्मा गांधी का प्रतिमा भी उनको देंगी, प्रेजेंट करेंगी। तो जिससे ये दर्शाता है कि भारत और मोल्डोवा के जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, किस तरह दोनों देश जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की कदर करते हैं। और जो मैसेज है महात्मा गांधी की पीस एंड नॉन वायलेंस, उसको किस तरह से दोनों देश महत्वपूर्णता के साथ संबंधों को किस प्रकार से और तो नई धार दी जाए, उस पर फोकस रहेगा। शब्बीर जी, राष्ट्रपति की जो ये यात्रा है, इसको भारत की अगर हम वैश्विक कूटनीति और उसको विस्तार देने की दृष्टि से देखें, आर्थिक विकास की गति को तेज करने की एक बड़ी पहल, रणनीतिक पहल के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, कहीं MOUs भी साइन होंगे, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है इनको गेटवे ऑफ इंडियाज़ एंगेजमेंट विद लार्जर यूरोपियन देशों के साथ देखा जा रहा है। तो इसीलिए हमारे जो बिज़नेस डेलीगेशन वहाँ से आएगी वो इन सारे क्षेत्रों में किस तरह से यहाँ पे हम अपना बिज़नेस रिलेशंस को फ़रोग देंगे, बढ़ावा देंगे, उन सब चीज़ों पे बहस होगी। और निश्चित तौर पर कुछ MOUs भी साइन हो रहे हैं जिससे हमारे क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट है या एजुकेशन है या इसके साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इन सब क्षेत्रों में किस तरह से इन यूरोपियन देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस को आगे ले जाना है, उन सब चीज़ों पे जो है एक तो वार्ता होगी, उन पे डिस्कशंस होंगे, इन पे रिव्यू होगा और MOUs भी इन पे साइन होंगे। और एक इसके साथ प्रेसिडेंट मुर्मू यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उनके स्पीकर से मुलाकात करेंगे और मेंबर्स ऑफ फ्रेंडशिप इंडिया मोल्डोवा फ्रेंडशिप पार्लियामेंट्री ग्रुप उनके साथ भी मिलेगी, उनके साथ भी वार्ता होगी। तो जिससे हमारा दोनों देशों का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारा डेमोक्रेसी पे हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको भी यहाँ पे रिव्यू होगा और उन पे भी बहस मुबासा होगा। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट मुर्मू मोल्डोवा में जो इंडियन कम्युनिटी है या फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है जो लोग हैं उनसे भी वार्ता करेंगी, उनसे भी मिलेंगी और उनसे भी जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जो कल्चरल टाइज़ है, उनको किस तरह से बढ़ावा देंगे और किस तरह से इन सब ईस्टर्न यूरोपियन जो नेशंस है या यूरोपियन पूरा सारा जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से भारतीय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा और किस तरह से यहाँ भारतीय लोग किस तरह से यहाँ पे एंगेज करके यहाँ पे न केवल जॉब्स लेंगे बल्कि यहाँ के बिजनेसेस और बाकी क्षेत्रों में भी अपना किरदार निभा के दोनों देशों की जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको स्ट्रेंथन करने की ये एक अहम पहल प्रेसिडेंट मुर्मू का जो दौरा है उसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है। एक बेहद अहम पहल के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। आप मोल्डोवा में मौजूद हैं, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो 3 देशों का ये जो यात्रा है ये बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। बहुत बहुत धन्यवाद शब्बीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड प्राइम में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और मिड प्राइम में अब बात होगी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी संघर्ष की। जी हां, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर संघर्ष तेज होने के बीच अमेरिका और ईरान ने शनिवार को एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए हैं। और इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ करीब 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने की घोषणा कर दी है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी थी, लेकिन अमेरिका ने खुद समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने भी अपने लिखित बयान में ट्रंप के समझौते ज्ञापन को बेकार बताया। दोनों देशों के बीच ये समझौता कई सप्ताह तक चले सैन्य तनाव के बाद हुआ था। इससे व्यापक वार्ता की उम्मीद जगी थी। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले और तनाव बढ़ने के बाद ये समझौता अब लगभग निष्प्रभावी हो गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। तो होर्मुज पर अब आर पार की ठन गई है। सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और दोनों ही ओर से ये जो है निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की समझौते से पीछे हटने की घोषणा ने अब एक उम्मीद की किरण भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, अब आर पार पर बात आ गई है, 8वें दिन लगातार दोनों के बीच संघर्ष जारी है, तो क्या मान लिया जाए कि अब बात जो है ठन चुकी है, यूं ही मिसाइलों का शोर, हुटरों की आवाजें सुनाई देती रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पे साहिला लग ये रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच की जो लड़ाई है वो लड़ाई अभी थमने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरीके की जिद दोनों तरफ है, अमेरिका की भी एक जिद है और ईरान की भी एक जिद है। अमेरिका की जिद तो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बिल्कुल खाली करे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान पूरी तरह से अपना दावा छोड़े। और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है 28 फरवरी के पहले जो स्थिति थी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था, वहाँ कोई भी जहाज आ सकता है, कोई भी जहाज उधर से गुजर सकता है। गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ के बीच का जो एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई बाधा नहीं थी। वो बाधा अमेरिका चाहता है कि वो बाधा अभी भी नहीं रहे। लेकिन इस बीच में ईरान ने लगातार इस बात की कह सकते हैं कि जिद दिखाई है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन करेगा। उसका ईरान का यह कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण सिर्फ ईरान का है और ईरान उसका गार्जियन है, जो इकलौता गार्जियन है। हालांकि उन्होंने ओमान के साथ बीच में बातचीत करने की कोशिश की थी कि ओमान और ईरान मिलकर उसका कोऑर्डिनेशन करें, लेकिन ओमान हट गया। तो बीच में जो सीज फायर हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में, एक सीज फायर हुआ था जो लगा था कि सीज फायर कायम है। हमने देखा कि सभी देशों ने इस बात की घोषणा की कि अब ऊर्जा की जो संकट थी वो सामान्य हो गई है। भारत ने भी ऐसी घोषणा की थी कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो वापस ले ली गई। जो नियंत्रण था कि कितना सिलेंडर मिलेगा, कितना पेट्रोल किसको लेना है, ये सारी चीजें वापस हो गई थी। लगातार लेकिन सामान्य हो गई है। उम्मीद की एक किरण जगी थी, वो उम्मीद की किरण अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ये अब हमले शुरू हो गए हैं और ईरान इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका पे इल्जाम लगा रहा है। उसने कहा कि आपने ये समझौता तोड़ा है। देखिए, ये बात सच नहीं है साहिला, क्योंकि हम भी लगातार इस बात को देख रहे हैं कि इस बार का समझौता अगर किसी ने तोड़ा है तो वो ईरान है। समझौता जो मैं बता रहा था कि अयतुल्ला अली खामनेई की जो शव यात्रा थी वो इराक पहुंची थी और उस बीच में कोई अशांति नहीं अमेरिका की तरफ से की गई थी, कोई हमला नहीं किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इसमें कोई विधान नहीं डालेंगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है साहिरा कि जिस समय खामनेई की शव यात्रा वहाँ थी और उनको फाइनली फिर ईरान में आके उनको दफन करना था, उस बीच में ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हमला किया। यह बहुत ही अजीब तरह की बात है। किसी को यह बात पच नहीं रही है कि जिस समय आपके सुप्रीम लीडर जिनकी शहादत हुई वहां पे और उस लीडर की शव यात्रा के बीच में आपने ईरान ने हमला ये क्यों किया। और निश्चित तौर पे उकसावे वाली कार्रवाई थी कि पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि अब लगता है कि वो सीज फायर हो जाएगा। अब दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और अमेरिका ने उस शव यात्रा में कोई व्यवधान नहीं डाला। तो मतलब है कि एक बहुत अच्छा जो एक संदेश जाता है वो दोनों के बीच में गया। जनता, ईरान की जनता, पूरी दुनिया की जनता ने देखा कि उनकी शव यात्रा काफी सम्मान से संचालित हुई और वो दफन किया गया उनके सम्मान से। लेकिन उस बीच में ईरान का जो हमला है, यह लेटेस्ट जो प्रोवोकेशन था, इस प्रोवोकेशन के बाद अमेरिका ने हमले शुरू किए। ऐसे में क्या मीडिएशन की कोई उम्मीद जगती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ देश आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए?
देखिए, जो मीडिएशन चल रहा था क्रेडिबल मीडिएशन नहीं था। एक पहले दिन से ही लग रहा था कि पाकिस्तान मीडिएशन करने का ऑफर दिया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसे स्वीकार कर लिया। उस पाकिस्तान कदम है, उस पाकिस्तान का हर कदम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, अपना एक ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए, दरअसल शांति नहीं बल्कि उसके बहाने वो अमेरिका से फेवर लेने के लिए वो मध्यस्थता के लिए तैयार हुआ था पाकिस्तान, और इसीलिए वो मध्यस्थता पूरी तरह धाराशायी हो गया। ईरान का भी आरोप है, अमेरिका का भी आरोप है कि एक की बात वो दूसरे तक पहुंचाते नहीं थे और बस केवल मध्यस्थता की बात हो रही थी। जो ड्राफ्ट उसे दिया जाता था, उस ड्राफ्ट में जो मन बनाने की बात होती है कि मध्यस्थ की भूमिका ये भी होती है कि एक ने जो कहा उस पर दूसरे को राजी करने की कोशिश करे, दूसरे ने जो कहा उस पर पाले वाले को राजी करने की कोशिश करे। यह मध्यस्थ की भूमिका होती है। मध्यस्थ का मतलब कोई डाकिया नहीं होता है जो इधर का पत्र उधर पहुंचा दिया, उधर का पत्र इधर पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने अपनी यही भूमिका ले ली थी कि वो डाकिया की तरह काम कर रहा था और वो फेवर चाह रहा था अमेरिका से, कि वो जो डिसफेवर उसको लग रहा था कि पूरी दुनिया में वो अलग थलग पड़ रहा है, उसे लगा कि अमेरिका के से वो फेवर मिलेगा, और इसी वजह से वो क्रेडिबल मध्यस्थता नहीं थी। और इसीलिए इस्लामाबाद के नाम से जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी तरह धाराशायी हो चुकी है और आज अभी कोई मध्यस्थ सामने आने को तैयार नहीं है। तो क्या समझा जाए अखिलेश के ये जो ऊर्जा संकट है अब इन हालात को देखते हुए क्या बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण जो 20% जो ऊर्जा है वो पूरी दुनिया की, वो 20% ऊर्जा इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाती है। हालांकि बाबल मंदेर है उसे भी ऊर्जा की आपूर्ति होती है, लेकिन वो छोटा रास्ता है, उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इससे जो ऊर्जा की कमी होगी। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया इसी बात की आशा कर रही थी कि ईरान भी अपनी जिद छोड़ेगा, समझौते में जाएगा, और अमेरिका भी जो है ईरान को जो कंसेशंस देने थे, जैसे उनका जो एसेट फ्रीज है, उनके जो फिनांसेज फ्रीज है, उन फिनांसेज को बाहर फ्री करेगा, और जिससे कि ईरान की जनता को जो क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति हो पाएगी और ईरान आगे जो है विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। जो अलगाव है, अलग थलग पड़ा हुआ है, वो ईरान मुख्यधारा में शामिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। ईरान की भी जिद जो है वो काफी पहाड़ की तरह वो बड़ी जिद है, और वो भी जिद जो है वो इस पूरे जो समझौते को कहीं नहीं ले जा पा रही है। जी चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए अखिलेश, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। और तो आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ था वो समझौता अब रद्द हो गया है। होर्मुज पर अब आर पार की लड़ाई है और दोनों ओर से हमले जारी हैं। ईरान पर लगातार 8वें दिन सैन्य हमले ये जारी रहे। ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये समझौता तोड़ने की पहल की है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात होगी पहाड़ पर जल प्रलय की। जी हां, जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। पुंछ जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। शनिवार शाम से शुरू हुई बारिश लगातार जारी रहने के कारण जम्मू संभाग के कई एक जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। लगातार बारिश के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन हाई अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कार्य तेज कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 23 जुलाई तक मध्यम से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। तो आपको बता दें, अमरनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा भी रोकी गई है। जम्मू कश्मीर भारी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। प्रशासन की अपील है कि अनावश्यक यात्रा से जो है बचे। आपको बता दें कि नदियों, नालों और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है सरकार की ओर से। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश के हालात काफ़ी ख़राब हैं। कई निचले इलाकों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कल शाम से ही बहुत ही तेज बारिश चल रही थी और रात को भी जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत ही थंडरिंग थी। इसके चलते हुए कल रात से जो पुंछ रिवर है ये बहुत ही ज़्यादा पानी इसमें आ चुका है और इसके जो साथ वाले जो कुछ स्ट्रक्चर थे और जो कुछ वो भी काफ़ी बहे हैं। सारी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुट चुकी है कि जल्द से जल्द जितने भी नज़दीक के जो लोग हैं उनको पीछे किया जाए, दूर किया जाए, ताकि आज का भी जो एडवाइजरी आई है
उसमें भी है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होनी है, इसलिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सतर्क है। जितने भी नज़दीक के लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि रिवर के नज़दीक कोई ना आए। किसी किस्म का अभी तक कोई जो है जानी नुकसान नहीं हुआ, और ना ही हो तो अच्छी बात है। माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हम देख रहे हैं साइडों पर जितने स्ट्रक्चर थे वो तमाम स्ट्रक्चर बह गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, हर आदमी को अवेयर कर रही है। वहीं राजौरी जिले में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजौरी में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर आ गए हैं। नए बस अड्डे समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। तटबंध टूटे और तेज बहाव के कारण कई वाहन बह गए या फिर पानी में डूब गए हैं। प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालने और नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। राहत दल ने बाढ़ में लापता हुई एक महिला का शव बरामद किया है। आया था 3 बजे। अच्छा। हाँ, 3 बजे पानी आया था। इस साइड से नहीं, ऊपर वाली साइड से पानी आया, एकदम पानी आया कि पता ही नहीं चला। कितना नुकसान हुआ? नुकसान बाबूजी बहुत कुछ हुआ है, सब कुछ बह गया पानी में। गाड़ियाँ चली गई पानी में, घर के जो कपड़े थे, जो भी सामान था जरूरी, सब बह गया, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार जारी मौजूदा हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंकित केसर ने, वो आपको दिखाते हैं। बीती रात से हो रही बारिश के चलते राजौरी के अंदर नदियां नाले उफान पर हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दूरदर्शन के माध्यम से हम राजौरी के फ्लैश फ्लड एरिया से बता रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा दरहाली नाला है, आप देखें कि डेंजर लेवल से भी ऊपर की ओर बह रहा है। और ये जो सामने पार आप जो ये घर देख रहे हैं, ये घर भी पूरी तरह से इस नाले की चपेट में आ चुके हैं। इस और ये जो झुग्गी बस्ती का आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी लगभग आधे से ज़्यादा झुग्गियाँ जो है वो बह चुकी हैं। लोगों का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से लेकर लोगों के घरों तक जो है वो पानी आ चुका है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है। राजौरी पुलिस की टीमें जो है अलग अलग इलाकों में निकल चुकी हैं ताकि लोगों को पूरी तरह से उनकी मदद की जा सके, उन्हें राहत पहुँचाई जा सके। और बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए रविवार को श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन काफिले को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल के और पहलगाम बेस कैंप की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और अगले आदेश तक अपनी यात्रा को स्थगित रखें। और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश के बाद अब बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला से बात की है। गृह मंत्री ने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। और साथ ही उन्होंने मनोज सिन्हा से भी बात की है और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया है। और राजौरी से अंकित केसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, लगातार देखा जाए तो बाढ़ और बारिश ने हाल बेहाल किया हुआ है। यात्रा भी लगातार उसको भी संकेत दिए जा रहे हैं कि जब तक अगला आदेश ना हो यात्रा को स्थगित रखें। तमाम स्थानीय लोगों को तमाम निर्देश दिए गए हैं। किस तरह के अभी हालात बने हुए? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश हो रही है उसकी वजह से बहुत सा नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। चाहे हम जम्मू संभाग के पीर पंचाल की बात करें या फिर बाकी के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान हुआ है तो वो जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ के अंदर हुआ है। एक तो यहाँ पे लोगों की जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज हो चुकी है। लोगों के जो घर हैं उनके अंदर पानी मलबा जो है वो जमा हो चुका है। यहाँ पे लोगों की दर्जनों के हिसाब से जो है वो गाड़ियां बह चुकी हैं। इसके अलावा राजौरी के अंदर एक महिला की भी मौत हुई है जो बिल्कुल स्लम एरिया में रहती थी और रात को पानी का बहाव तेज होने की वजह से उनकी जान चली गई। वो यहीं पे मलबे के बीच में दब गई और बाद में राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उनकी बॉडी को रिकवर किया। इसके साथ साथ पुंछ जिले की अगर हम बात करें
तो पुंछ जिला के अंदर भी 8 लोगों ने अभी तक अपनी जानों को गंवाया है। 6 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और जिसकी पुष्टि थोड़ी देर पहले ही यहाँ के जो डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज है संदीप वजीर उनके द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ जो यहाँ की इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो राजौरी की हो, पुंछ की हो, उनकी तरफ से तमाम जितने भी लोग हैं, जो यात्री हैं, जो सफर करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उन्हें क्लियर कट ये कहा गया है कि आप लोगों को बिना किसी वजह के यात्रा नहीं करनी है, कहीं पे भी आपको ट्रैवल नहीं करना है, किसी भी पैसेंजर को किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं जाना है, किसी भी टूरिस्ट को कहीं घूमने के लिए नहीं निकलना है। और इसके अलावा जो यात्राएं हैं उन्हें भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह से अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है उसे भी फिलहाल रोक दिया गया है। वैष्णो माता जी की जो यात्रा है उसे भी फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के बाकी जगहों पर जो यात्राएं होती हैं, जो हर साल चलती हैं, उन्हें भी फिलहाल स्थगित किया गया है, कुछ समय के लिए रोका गया है, ताकि जब तक के मौसम सही ना हो जाए तब तक जो है लोगों को कहीं पे भी आने जाने के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया, खासतौर पर जो लोग तीर्थ स्थानों की ओर जाते हैं। और जहां पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे आज सुबह 3 बजे के करीब बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड आया और पूरे के पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। जो राजौरी का न्यू बेला बस स्टैंड है वहां पे भी पूरी तरह से जो बस स्टैंड है वो बह चुका है। लोगों की दर्जनों से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो पानी के बीच में बह चुकी हैं। लोगों के माल मवेशी, जानवर, गायें, भैंसे, भेड़, बकरियां जो है इनका भी बहुत सा नुकसान हो चुका है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को जो हेड कर रहे हैं डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी हो या फिर यहाँ के राजौरी के जो विधायक हैं इफ्तिकार अहमद, उनकी तरफ से लोगों को पूरी तरह से जो है वो ये कहा गया है कि आपको पूरी सहायता दी जाएगी और जो लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, अंकित, ये जो तमाम तस्वीरें हैं काफी भयावह हैं। जिस तरह की जल प्रलय देखने को मिल रहा है जम्मू में और लगातार सरकार की कोशिश है कि उससे निपटा जाए। राहत और बचाव के कार्य लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी एसटीएफ की सूचना पर दिल्ली पुलिस और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में एक नाइजीरियन तस्कर को लगभग 5 किलोग्राम ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का हिस्सा था। गिरफ्तार आरोपी ओबासे प्रॉस्पर दक्षिणी दिल्ली के राजू पार्क इलाके में किराए पर रह रहा था। आरोपी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अमेरिका, ब्रिटेन के नागरिकों की फेक प्रोफाइल बनाकर भारतीय युवक और युवतियों से दोस्ती करता था और बाद में उनसे लाखों की ठगी करता था। शिकायत मिलने के बाद 18 जुलाई एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से ड्रग्स, 5 मोबाइल और 2 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों और इसके पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।